नमस्कार दोस्तों। सुबह के 4 बजे हैं और पार्टी अभी बाकी है। तो आ, पास जोक सर अपार्ट, बात ये थी कि जस्ट हम आप लोगों से ऐसे ही जस्ट सुबह सुबह की बातचीत है कि फ्रेश मूड है और आपसे बात कर ली जाए। फ्रेश इसलिए है कि आज हम पूरी रात से बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। किन चीज़ों के ऊपर? मुद्दा वही है जिस पे मतलब मैं हमेशा ही बात करता आया हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत गहराई से, बहुत जतन से हमारे बीच में ये मुद्दा होना चाहिए। समाज के अंदर ये डिस्कशन जारी रहना चाहिए। तो कुछ कुछ क्या, एक पेरेंट्स हैं मेरे पास, 2 बच्चे हैं उनके, इशप्रीत और हरमन। और शाम को 8:30 बजे के करीब ये पहुंच गए थे और हम तब से बैठे हुए थे और चर्चा चर्चा में हमें पता ही नहीं चला। और इसके लिए एक तो मैं प्रविंदर जी से क्षमा चाहूँगा कि मैंने आपसे पूछा था कि डिनर करा कि नहीं करा, और आपको मैंने डिनर नहीं करा पाया और आप पूरी रात से भूखे, और मैंने वो भूखे ही चर्चा चल रही थी, सॉरी। तो क्योंकि बातचीत जो है ये एक ऐसा मुद्दा है, बच्चे और उनकी एजुकेशन, उनका करियर, उनके लिए जो कंसर्न होते हैं माँ बाप के, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज के दौर में जब हर तरफ एक ही चिंता है कि क्या होगा हमारे बच्चों का और किस रास्ते वो जाएंगे, रास्ता कोई नज़र आ नहीं आ रहा है, ऊपर से ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत डिफ़िकल्ट है ये डिसाइड करना कि किस रास्ते जाएं। तो समाज के कौन से वो लोग होंगे जो इस रास्ते पर, जो आगे हमारे बच्चों को, अगली जनरेशन को रास्ता दिखाएंगे, कौन उस रास्ते को तय करेगा। यंग जनरेशन भी मेरे साथ है, इशप्रीत मेरे साथ है, हरमन सो चुका है, वो 1 बजे सोया था, 2 बजे, 2 बजे, वो 2 बजे सो चुका है। और बहुत मस्ती करते हुए वो लोग सोए, हम बात कर रहे थे। हमने आज इशप्रीत को भी नहीं सोने दिया था। तो आई होप यू लाइक्ड। यस। ओके, तो मैं अभी आपसे बात कराऊंगा प्रविंदर जी की, जो हरियाणा सरकार में टीचर हैं, और उनकी मैडम से। और हम ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि उनको इस बातचीत से क्या समझने का मौका मिला, या क्या उस पे इनके विचार हैं। और फाइनली अभी जो अगली जनरेशन है या हमारी जनरेशन है, इसको क्या करना होगा अगली जनरेशन को रास्ता दिखाने के लिए। दिस इज अ पॉइंट, तो मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। प्रतीक आ चुका है। हेलो प्रतीक, गुड मॉर्निंग। भाई हम तो जाग रहे हैं, आप भी जाग रहे हो? क्या हो गया, उठ गए कि अभी सोए नहीं? हम तो सोए नहीं है अब तक ना। तो परमिंदर जी, हाँ हाँ सभी जी। नमस्कार आपको। और मेरा जस्ट एक सवाल है आपसे, ज़्यादा नहीं मैं आपका टाइम लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप 9 बजे से बैठे हुए हैं आप लोग, और 9 बजे से आपको। तो आज जो डिस्कशन का मुद्दा था वो थोड़ा बताइए आप हमारे दोस्तों को। पहले तो सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम लगभग 8:30 बजे के करीब यहाँ आ गए थे। तो बातों में अब डिनर नहीं किया। वाकई डॉक्टर साहब ने पूछा भी है और किया भी नहीं था, पर डॉक्टर साहब से बातें करते करते पता ही नहीं चला टाइम कब हो गया। जब उन्होंने बताया कि 1 बज गया है, तो तब वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी तो आए हैं, अभी आधा पौना घंटा ही हुआ है, अभी कहाँ खाने का टाइम हुआ। मतलब बच्चों के प्रति हम जो बात कर रहे थे उसके प्रति, और डॉक्टर साहब के साथ बात करते हुए तो ना, मतलब बिल्कुल ही आनंद आ जाता है। और जो हमारी क्वेरीज हैं हमसे, मतलब अभी हमने बात की भी नहीं, उनके जवाब पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक तो होता है अभी क्वेश्चन अभी पुट करना है, वो पहले ही डॉक्टर साहब की तरफ से उनके जवाब शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मतलब आनंद आ जाता है। बच्चों की बहुत चिंता थी। हम डॉक्टर साहब के पास आए, लगभग ये तीसरी या चौथी बार आया हूँ यहाँ पर। तो मतलब डॉक्टर साहब ने कभी यही नहीं किया कि आप बार बार क्यों आ रहे हो। कभी कोई ऐसा डॉक्टर साहब ने फील नहीं होने दिया, और हर बार पूरी एनर्जी से
और पूरी एनर्जी के अब रात से मान लो 8:30 बजे से बैठे हुए हैं, अब 4 बज गए हैं। अगर इनके इनके चेहरे की तरफ देखे, हमें तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था चेहरे पे थकावट या कुछ ऐसे ही, और डॉक्टर साहब की पूरी एनर्जी, फुल एनर्जी, वैसे जैसे उस समय थे वैसे ही अब है। अब दिन में तो ये भी नहीं सोए, दिन में भी अपना बच्चों के साथ लगे हुए थे, तो मतलब पूरी एनर्जी से भरपूर, पूरे तरोताजा। तो तो एक चीज मैं परविंदर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जो कंसर्न रहता है आज के माँ बाप का, कि ऑब्वियसली आपका भी वैसा ही कंसर्न रहा होगा कि आ, बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, या आज हम चौथी बार मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें करीब करीब साल 1.5 साल तो हो गया होगा जी 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 जी। मिले हुए। तो इस साल 1.5 साल के समय में आप, जब आप यहाँ आए थे, उससे पहले की आपकी सोच, चाहे वो पेरेंटिंग को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बच्चों के करियर को लेकर हो, उसमें और आज की सोच में, फिर आपकी सोच के साथ साथ आपके घर के माहौल में, आपके बच्चों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप थी उसमें कितना कुछ चेंज आया, वो हम जानना चाहेंगे। प्रथम तो ये है कि हमें पता ही नहीं था हम पेरेंट्स को बिहेव कैसे करना है। हमें तो अपने आप को ऐसे ही समझते थे भाई हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर साहब के पास आकर ऐसा लगा कि हम कहाँ हैं, हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हम बच्चों को जान ही नहीं पाए, हम अपनी इच्छा थोप रहे थे बच्चों के ऊपर। भी हम सोच रहे जो हम चाह रहे हैं भी बच्चे वैसे ही करें। देखो एज ए टीचर हम क्लास में भी अपने आप को समझते थे भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे मेरे पास तीसरी क्लास तक भी बच्चे ना इंग्लिश की बुक भी पढ़ने शुरू हो गए थे। अपनी क्लास कक्षा की बात कर रहा हूँ, 20 के बच्चे थे, 20 के 20 बच्चे डेली आते थे, और तीसरी क्लास में भी इंग्लिश भी पढ़ लेते थे सारे के सारे बच्चे। तो अब मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ, और टीचर अच्छा हूँ तो बच्चों को भी, अपने बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी दूंगा, तो मैं बहुत अच्छा पेरेंट्स, जो पिता का रोल है बहुत अच्छा निभा रहा हूँ। परंतु डॉक्टर साहब से जैसे बात हुई तो थोड़ा सा हमें लगा कि हम बच्चों के ऊपर, हम ना चाहते हुए भी अनजाने में, जाने अनजाने में कह लो कि अपनी इच्छा थोप रहे हैं। भाई इच्छा थोप रहे हैं मतलब बच्चों को समझ नहीं रहे। बच्चे जो चाहते हैं बच्चों को खुला छोड़ना, बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, हर समय बेटे पढ़ ले, बेटे पढ़ाई तेरे वास्ते अच्छी है, मतलब ऐसी बातें करना, चलो मोटिवेट करना, किसी और तरीके से मोटिवेट, कहानी सुनाकर या कैसे भी मोटिवेट करते रहना। परंतु असल में क्या है कि बच्चों को उनके ढंग से, उनके ढंग से करने के लिए उनको खुला छोड़ा जाए, वो चीज अब समझ में आ रही है। और इसका इफेक्ट मेरे क्लासरूम में भी पड़ा है। बच्चों को भी, क्लास के कक्षा के बच्चों को भी समझने लग गए हूँ भी। अब हर किसी, अब बच्चा हर कोई विलक्षण है, हर बच्चे में अपनी अपनी प्रतिभा छुपी हुई है। हर बच्चे को अलग मानकर ही उसके साथ बिहेव करना होगा। तो कोई बच्चा, हम जैसे कहते हैं अभी ये तो बच्चा नालायक है, वाकई नालायक कोई बच्चा नहीं होता। ये तो हम कहने को है नालायक, बच्चे को माहौल नहीं दे पाए हम। बच्चों को अगर वही माहौल दिया जाए, कोई बच्चा नालायक नहीं। और नालायक तो हम इस हिसाब से, अगर बच्चों को नहीं माहौल दे पा रहे हैं तो नालायक हम हैं। तो मैं मैडम से बात करना चाहूँगा, आपको मतलब कैसा लगा कि इस काउंसलिंग के बाद, कि ये काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी बढ़िया या खराब, मतलब एनीथिंग जो भी आपका मन कहे। सबसे पहले सबको सत श्री अकाल। और मेरे को डॉक्टर साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बारे में ये जो सोचते हैं हम उनके पास कभी नहीं सोच सकते। इनके पास बैठते हैं, पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए, हमें टाइम का 1 मिनट का भी पता नहीं चलता। कहाँ पूरी रात चली गई, कहाँ दिन चला गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इवन के हम पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं और इनसे बात करते रहते हैं, ना ये थकते और ना हम थकते, और ना खाने पीने का किसी चीज का कुछ ध्यान नहीं रहता। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये, जहाँ तक सोचते हैं कर, हम हमारे में कुछ चेंजेस भी आए हैं इनसे बात करके। काफी 1-1.5 साल हो गया हमें इनसे मिलते। ये हमें भी गाइड करते हैं, बच्चों के साथ ऐसे करना है, वैसे करना है, व्यवहार ऐसा करना चाहिए। तो हमें पता चलता है, ये जैसे बातें बताते हैं भाई बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है, हम ही गलत थे, हमें ऐसे करना चाहिए था बच्चों के साथ। बाकी आगे देखो।
तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कभी इस बातचीत के दौरान या बातचीत के बाद क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि काश हम बच्चों से पहले मिलते, मतलब डॉक्टर साहब से पहले मिलते, या मतलब मुझसे कि क्या आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं माँ बाप को ये बोलता होता हूँ कि मेरे पास जो आने की सबसे बेस्ट एज है वो 3 साल है, तो क्या हम, अगर आप मान लो जब हमारे बच्चे 3 साल के होते या 4 साल के होते और आप उस पॉइंट पे, क्योंकि पहले क्या होता था, आज से 10-12 साल पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, कि जब मैं माँ बाप को ये बोलता था कि मैं 3 साल की उम्र के बच्चे के बारे में आपको बता दूंगा, तो वो ये बोलते थे 3 साल का बच्चा तो कुछ बता ही नहीं सकता है। वो नहीं बता सकता है, मैं बता सकता हूँ। मैं माँ बाप को रिकॉर्ड करके देता हूँ। तो जब आपके बच्चे 10th क्लास के बाद हो गए तो माँ बाप, आमतौर पे जो पेरेंट है ना, वो ये सोचते हैं कि यार ना 10वीं में हो जाएगा तब सोचेंगे कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और तब तक हम उसे वो चीज़ें कहीं एक्सपोजर ही नहीं दे पाते जिन चीज़ों के लिए एक्चुअली वो बना था। तो 2-4 चीज़ें ही रह जाती हैं फिर हमारे पास की मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंस और वो कॉमर्स और आर्ट्स। तो इसलिए एक तो ये है कि क्या आप अगर पहले आते तो क्या आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट होती या बच्चों की लाइफ कुछ डिफरेंट होती। और दूसरा, माँ बाप जैसे, क्योंकि माँ बाप को ये लगता है, मैं ये नहीं ऑनलाइन बोलूँगा कि कई पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब आपकी तो फीस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको ये लगा कि मेरी फीस ज़्यादा है। और नंबर 3 मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जो पैसा आपने अपने बच्चों की पढ़ाई पर बर्बाद कर दिया था, उसकी यूटिलाइजेशन भी इसके बाद ही शुरू हुई या फिर वो कर रहा था स्कूल। ये 3 सवाल हैं कि क्या रहेगा। मेरे से आप एक एक क्वेश्चन दोबारा से प्लीज रिपीट कीजिए। बच्चे पहले आते तो, अगर, या आप पहले आते जब बच्चे, अगर हम पहले आते तो मुझे तो ये लगता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते थे, क्योंकि खाली अब मुझे महसूस हो रहा है खाली पढ़ाई नहीं, बच्चों को मेन लाइफस्टाइल भी बेहतर होना चाहिए। बच्चों का जो इंटरनल खुशी है वो मुझे अब लगता है जैसे अब भी हमने मतलब काफी फर्क पड़ा है। अगर हम पहले आते तो बच्चों को बहुत ही बेहतर स्थिति दे पाते। बच्चों के इंटरनल जो खुशी है, हमें ऐसा लगता है कई खुशियां हम बच्चों की हम खा चुके हैं, वो हम बच्चों को वो प्रोवाइड कर पाते अगर हम पहले आते तो। और डॉक्टर साहब आप क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप कि जो मतलब जो चार्जेस हैं क्या वो आपको ज्यादा लगे। फर्स्ट टाइम जब चार्जेस सुने ना तो एक बार लगा इतने तो भी इतना ऐसा क्या मतलब हो गया, मतलब बहुत लगे एक बार तो। परंतु जैसे जैसे अब मान लो हम समय बीतता जा रहा है, हम बच्चों के अंदर चेंजेस देखते जा रहे हैं, अपने अंदर चेंजिंग आ रहे हैं, तो लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन क्या मतलब उसी हिसाब से कम ले रहे हैं। मतलब बहुत ही एक बार तो लगेगा भी हम जब पैसे देते हैं, वो इतना पैसा हम बच्चों की वैसे भी तो पढ़ाई के ऊपर वेस्ट करते हैं। वेस्ट क्या करते हैं हम, इन्वेस्ट ही करते हैं बच्चों की। वेस्ट तो चलो सॉरी मैं गलत बोल गया, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। पर अगर बच्चे को रास्ता सही नहीं बताया हो स्कूल ने, भाई आपने तो अपने बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई भी करी, आपने खुद कोर्स भी करा हुआ, आप टीचर भी हैं, आप सेमिनार्स भी अटेंड करते रहे हैं, तो आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिला बताने वाला कि अपने बच्चों को कैसे पहचाने और रास्ता कैसे दिखाएं। आपको स्कूल ने भी नहीं बताया, तो आप स्कूल में भेज किस चीज के लिए रहे हैं जब स्कूल ये रास्ता भी नहीं बता रहा है। तो बस जैसे सभी भेजते जा रहे हैं उसी तरह भेजते जा रहे हैं। साइकोलॉजी पढ़ी भी है, परंतु साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत हम अमल भी किया है, परंतु जो चीज आपके पास से सीखी है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई स्कूल बता पाएगा। हम भी अपने विद्यालय में जैसे बच्चों को नहीं वो चीज बता पाते थे, अब थोड़ा सा देखो फर्क है, बच्चों को अब थोड़ा सा बता पाते हैं, परंतु पहले तो अपने आप को सब सोचते थे बहुत सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि लगता है नहीं क्योंकि इसको हम जब हमने इसको बनाया था, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं और इस पद्धति पे इंडिया में काम करने वाला मैं पहला पर्सन हूं। तो मतलब ये है कि इससे पहले तो इस पे किसी ने कुछ काम नहीं किया, ना कोई डिस्कशन है, ना इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर है, ना इसके ऊपर कोई किताब मिलेगी, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई सिलेबस है। अभी हम किताब बना रहे हैं, मैडम मेरी किताब जो है वो लेके जा रही हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ
कि मेरी किताब आपके पास है हाँ जी। और आपने मैं वो किताब अभी छपी नहीं है, जो कि 2016-17 से आप देख रहे हो, मैं 5 साल से उसमें लगा हूँ। जैसे ही वो किताब पूरा होने की सिचुएशन पे पहुंचती है, मुझे ये लगता है कि यार इसमें तो ये चीज़ें और ऐड करनी थी। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको वो किताब जो है आप तक पहुंचा दूं। और क्यों, रीज़न ये है कि फिर अगले एडिशन में ऐड कर देंगे फिर वो। तो मैं बहुत जल्दी उसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन जो है वो आपके बीच लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं हर पेरेंट को ये मौका मिलेगा कि वो उस पॉइंट को समझे कि उनका बच्चा किस तरह का बना है, कुदरत ने उनको किस लिए बनाया है। क्योंकि हर सोल का, हर इंसान का, हर जीव का बल्कि मैं ये कहूँगा, इस धरती पर आने का, इस दुनिया में होने का अपना मकसद है। हम ये कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जानने की कि उस बच्चे की का मकसद क्या है इस लाइफ में आने का, और उसका समाज में क्या, हम सिर्फ सुबह उठ करके ड्यूटी जा करके शाम को आकर के सोने के लिए ही पैदा हुए हैं, या फिर हमारा इस सोसाइटी को बेटर करने के लिए कोई दूसरा प्रयास या कोई और भी हमारा रास्ता हो सकता है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे। उस किताब को मैंने अभी शुरुआत के लेवल पे मैंने उसको प्रिंट किया था, मैडम के पास वो मेरी किताब है, और पढ़ने के बाद इन्होंने मुझे वापस करने के लिए बोला है। मैं किसी और को वो पढ़ने के लिए अभी नहीं दूंगा जब तक वो छप नहीं जाएगी। इनको मैंने इसलिए दिया है कि वो इसके रिव्यूज़ लिखेंगी कि किताब में, कि इस किताब को पढ़ने के बाद हाउ डिड यू फील। रीज़न ये है कि ये किताब नहीं पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको शौक नहीं है पढ़ने का। तो मैंने इनको एक चैलेंज दिया है कि आपने ये किताब शुरू कर दी तो आप कितने टाइम में इसको ख़त्म करेंगे, आपने ये भी बताना है, और क्या आप इसको पढ़ पाए। यानी कि कई माँ बाप को शौक नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि किताब जो सोते यार पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन ना 2-3 पेज पढ़ के नींद आ जाती है। तो आई गारंटी कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इस किताब को ख़त्म करे बिना नहीं रुक सकते, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी, अपने आस पड़ोस की ज़िंदगी, अपने दोस्तों की, अपने बच्चों की ज़िंदगी चलती हुई नज़र आएगी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के बारे में ये बात कह रहे हैं और मुझे अब इस पे ये स्टेप उठाना है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और आमतौर पे मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता। ये मैंने आपका रिव्यू इसलिए लिया कि लोगों को ये पता चले कि हम दिन रात इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल था आपसे परविंदर जी कि जब हम मेरा जैसे विजन है, मेरा एक मिशन भी है और ये मेरा विजन भी है। आपसे मैंने फीस के बारे में जानबूझकर मैंने नहीं बताया कि हमारी फीस कितनी है, लेकिन बहुत हाई है। आम आदमी जो है वो उसे पे नहीं कर सकता मेरे चार्जेस, अपॉइंटमेंट के जो चार्जेस हैं। इसीलिए मेरा जो क्लाइंट है या अमेरिका से आता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बाहर से आता है, या फिर बड़े शहरों से आता है, या फिर बहुत अवेयर पेरेंट होता है वो आता है सिर्फ मेरे पास, और मैं इसीलिए ऐड नहीं करता हूँ। मेरा ये सपना है कि हमारे गांव के जो सरकारी स्कूल हैं, तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री से भी मिला था 2015 में, जब उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी। अपने गांव के सरपंच से लेकर एमएलए, एमपी, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मैंने कोई नहीं छोड़ा जिससे मैंने इस टॉपिक पर बात ना करी हो। मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है कि हम हर बच्चे के बारे में अर्ली स्टेज पे पता लगा सकते हैं, उसको उसी तरह का एनवायरनमेंट दे करके हम 10वीं क्लास से पहले हम उसे वो बना सकते हैं, या उसको उस दिशा में एक रास्ता दिखा सकते हैं जो उसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए। लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग नहीं जानते कि उनके बच्चों के लिए ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए वो उनसे डिमांड नहीं करते, और इसीलिए सरकारों को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी के लिए करने का। इसीलिए मैंने 2016 में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके, मैं आपको बता दूं मैं भी सरकारी स्कूल में टीचर था, इसीलिए छोड़कर आया था नौकरी कि सरकारी सिस्टम जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहा था, और मेरे पास इसका सोल्यूशन था कि 100% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कैसे तैयार किया जा सकता है। उस सोल्यूशन को लेकर के मैं अधिकारियों के पास भी गया था, उनके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर उसके बाद मैं उसे लेकर के लोगों के बीच गया और देखा लोग उस वक्त तैयार नहीं थे। चंडीगढ़ में आके मैंने इसका प्रैक्टिकल किया, क्लासरूम कंडीशंस में सबसे डफर बच्चों का मैंने एक चैलेंज प्रोग्राम दिया था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर, जिसमें हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए थे, एक स्कूल से एक बच्चा, उस स्कूल का सबसे डफर बच्चा, और जिसको सिस्टम कहता था डफर, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं वो यूनिक होता है, यूनिक है बच्चा, लेकिन जिसको सिस्टम ने डफर कहा,
हमने उन बच्चों को तैयार किया। 1 साल के बाद हर बच्चा अपनी क्लास का टॉपर था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, ऑन रिकॉर्ड वो सब कुछ है। और फिर हमने ये बताया था सोसाइटी को कि अगर आपके बच्चे बहुत नंबर लेने लग जाएं तब आपके पास क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो है नहीं है, क्योंकि आपके पास ना इतने रिसोर्सेज, ना आपने शुरुआत की। तो मैंने इसी विजन के साथ और इसी मिशन के साथ 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। बंद करने के पीछे एक लॉजिक ये भी था कि देखिए, आप सोचिए, कोचिंग से बढ़िया धंधा आज के टाइम पे नहीं है। मुझे नहीं लगता कोचिंग से ज़्यादा पैसा किसी भी बिजनेस में आप मिल सकता है। और कोचिंग को बंद करना का पर्पज़ ये था कि मैं गांव जा करके गांव के लोगों के लिए काम शुरू करेंगे और हम गांव के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो। और वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए शुरू करने का प्लान था। प्राइवेट स्कूलों के लिए हम चार्जेस लेते हैं, सरकारी स्कूलों पे वो पैसा खर्च होता है। अभी तक मैंने 5 साल के इस पूरे प्रोसेस में सेविंग्स नहीं करी हैं, और मैं आपको फिर से बताता रहता हूँ, बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि हमारा पर्पस है कि जो हमारे पास अर्निंग होती है उसको किसी तरह से हम उसमें कन्वर्ट कर सकें, कि कैसे हम इस 100% एम्प्लॉयमेंट वाली एजुकेशन को शुरुआत करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है प्रविंदर जी, इतनी सारी बातें कहने के बाद, कि अगर सरकारी स्कूलों में ऐसा प्रोविजन हो जाए कि बच्चों के टैलेंट का भी अर्ली स्टेज में पता चल जाए, और उन्हीं के स्कूल के अंदर या गांव के आसपास उनके रोजगार, यानी जो उनका टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से रोजगार अवेलेबल हो जाए, तो क्या एक नई क्रांति का आगाज या एक नया भारत का उदय हो सकता है, एक नया मतलब सवेरा आ सकता है बच्चों के मामले में? ये मेरा सवाल है, क्योंकि आप टीचर हैं इसलिए। बिल्कुल आ सकता है। देखो, हर बच्चे को रोजगार मिल जाए, जो कि आज के टाइम में असंभव लगता है, क्योंकि अब काफी बच्चे जो है रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या चोरी डकैती की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हमारे समाज के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट तो इस रोजगार का, जो बेरोजगारी है, इसके ऊपर पड़ रहा है। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत ही बड़ी क्रांति होगी, और ये दुनिया में मैं कहूँ सबसे बेहतरीन कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ। बेहतरीन कदम इसलिए होगा, आपको मुश्किल और देखिए, मुझे लगता है कि असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस दिशा में कभी सोचा नहीं है, और हमारे देश में इस तरह पे प्रयास नहीं हुआ है गांव के लेवल पे। लेकिन गांव में इतना बेरोजगार युवक बैठा हुआ है ऑलरेडी, अगर उसको ट्रेंड करके, अगर सरकारी स्कूल के हर बच्चे का हमें पता हो कि इसके पास ये टैलेंट है, और हम उसको उसी दिशा में गांव की मदद से हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो 5-7 साल में हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं कि वहीं से उस टैलेंट को ही इकोनॉमिक मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मैं इस पे बहुत जल्दी, हमने कुछ गांव अडॉप्ट किए थे, 2019 में काम शुरू किया था। 2020 में हम कुछ गांव के अंदर सेकंड फेज में भी एंट्री कर गए थे, लेकिन 20 की मार्च में हमने 1 मार्च को हमने शुरुआत करी और सेकंड फेज की, और 22 मार्च को जो है वो लॉकडाउन लग गया था। तो ये हमारे लिए सैड स्टेट ऑफ अफेयर था। लेकिन अभी यशप्रीत को नींद आने लगी है दोबारा से। हम यशप्रीत की तरफ रुख करते हैं अपनी बात का, और हम यशप्रीत से पूछते हैं, यशप्रीत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे प्रोसेस में? अगर हम ये जानना चाहें तो क्या आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि हमारी सोच में फर्क आया, थोड़ा बहुत फर्क आया कि काफी आया, कि आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए या अभी ऐसे ही बात हो रही है? इशप्रीत, हेलो एवरीबॉडी, इशप्रीत हियर। जोर से। तो ऑब्वियसली फ़र्क तो आया है कि हमें 1.5 साल हो गया है यहाँ आते, और जैसे जैसे वो मेरे पापा को, मेरी मम्मा को बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, तो ऑब्वियसली चेंजेस आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे में भी चेंजेस आ रहे हैं कि अगर वो मेरे को बताते हैं कि तेरे को ऐसे करना है तो तेरी पढ़ाई में फ़र्क पड़ेगा, तेरे को ये सब्जेक्ट चूज़ करना है तो तू ये करेगी, आगे इस फील्ड में तू जा सकती है, तेरा ये चीज़ ज़्यादा है तो तू ये करेगी। तो ऑब्वियसली मैं अगर बात मानती हूँ उनकी तो फ़र्क पड़ता है, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करती तो भी फ़र्क पड़ता है, पर वो नेगेटिव साइड में फ़र्क पड़ता है। तो
इससे बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और इनफैक्ट इतने चेंजेस आ रहे हैं कि एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। और पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, ये तो मैंने अंकल से सीखा है, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती लाइफ में। बहुत अच्छे। तो हाँ, परविंदर जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब का कोऑपरेशन लाजवाब। अब देखो, जरूरत हमें है, हम मान लो एक बार फीस जो थी डॉक्टर साहब की पे कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम बच्चों के रिगार्डिंग कुछ आ रही है, डॉक्टर साहब से पहली कुछ मुलाकात आपकी कितने घंटे की थी? पहली मुलाकात भी लगभग 6-7 घंटे की तो थी। 6-7 घंटे हमने पहली मुलाकात में बात किया, दूसरी मुलाकात में भी 5-7 घंटे। सवेरे 3 बजे गई थी। हाँ जी। उस टाइम सेकंड मुलाकात में भी हम रात को 8 साढ़े 8 पहुंच गए थे, और सुबह 3 बजे 3:30 सुबह 3 बजे गए थे उस दिन भी। हाँ जी। तो और तीसरी मुलाकात भी हमारी 4-5 घंटे हाँ की जी, थी। हाँ जी। और आज चौथी मुलाकात भी हमारी 9 से 4 की हो गई, तो कितना हो गया, 4 और 3 7 घंटे की आज हो गई ना। हाँ जी। इसके अलावा जब भी हमें मान लो कुछ प्रॉब्लम आई, हमने जैसे डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप किया, वॉइस मैसेज छोड़ा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा उधर जब भी चक्कर लगेगा तो मैं आऊँगा। ये इवन यानी कि जैसे मान लो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या करनाल जा रहे हैं, इस तरफ हमारा शावल मार्कंडा से हूँ मैं, जब भी इनका चक्कर हुआ 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, मतलब अपने आप ही घर आ जाते थे। और जो भी मतलब बच्चों के लिए कुछ बच्चों से बात करनी है या हमसे करनी है, तो इन्होंने वहां के भी सोल्यूशन किया। बड़ा मतलब वो लगा कि मान लो डॉक्टर साहब के पास तो फीस चलेगी, अब इनको मतलब क्या है कि कहते भी बस भैया आ जाओ, वहाँ काम है तो आप आ जाओ, वहां पर आपको जरूरत है, चलो अगर मैंने कमिटमेंट कर रखी है आपके साथ तो आप वहां आ जाओ ना। वो चीज नहीं है, मतलब डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर जा रहे हैं रास्ते में और बाई चांस से हमारा फोन भी आ गया ना, उस टाइम गाड़ी भी मोड़ के साथ भी आ गए हैं, तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे कोई भी काम रुक गया, जैसे बच्चों के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, कुछ करना है, तो हम इनसे पूछते हैं आप कब आओगे, कल परसों, जैसे भी ये टाइम देते हैं मैं आऊँगा, तो मेरी वेट हो जाती है जल्दी आए, और ये सोल्यूशन बस ये हो जाना है उनके आने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए क्या होता है कि जब आप एक मिशन पे चले हैं तो आपको ना आप दिन रात देख सकते, ना आप थक सकते, ये अलाउड नहीं है। मुझे तो थकना अलाउड फिलहाल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा सपना ये है कि मेरे हरियाणा के गांव ऐसे हों कि वहाँ एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, और हम ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। और जुलाई के 15 तारीख के बाद मैं जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं जो फेसबुक मेरे फ्रेंड हैं, जिनका नाम मैं जोगिंदर है, शायद सांगवान, शायद वही होंगे। हाँ, जोगिंदर सांगवान जो है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप अपनी फीस बता दीजिए डॉक्टर साहब के, आपकी कितनी फीस है। तो मैं आपको बता दूं कि फीस जो है, मैंने ये एक मिशन बनाया है कि हरियाणा को मैं बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत हद हो जाएगी और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं अर्ली आपको बुलाऊंगा। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरी अपॉइंटमेंट की जो वेटिंग है वो 2 साल की है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको टाइम। 2 साल की इसलिए है क्योंकि मैंने एक बहुत लिमिटेड टाइम रखा है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो मैं इनकम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है। और बाकी का जो टाइम है मैं किसी ना किसी गांव में लगाता हूँ, और जिसमें रिसोर्सेज और पैसे और टाइम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो अपने गांव के लिए आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, मुझे आप बुला सकते हैं, गांव के लोगों को बुलाइए, इकट्ठा कीजिए, उस पर बातचीत करेंगे, आप इसको शेयर कीजिए लोगों तक। आपके गांव में हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करेंगे सरकारी स्कूल के लिए। लेकिन मेरी शर्त एक होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही शर्त होती है कि एक तो हमें गांव के लोगों से बात करके उनकी सोच पे काम करना पड़ेगा पहले, गांव का यूथ ही गांव को बदलेगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि गांव के सबसे गरीब आदमी से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि जो अमीर आदमी है और जो जो कर सकता है अपने बच्चों के लिए कोशिशें, वो तो ऑलरेडी भी कर रहा है। कोई शहर में शिफ्ट हो गया है, कोई अपने बच्चों के लिए भाई ट्यूशन इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरा। तो गांव में जो सरकारी स्कूल इसलिए हमने चूज किया है कि हम सबसे गरीब आदमी से शुरू करेंगे।
गांव के ही लोगों की मदद से हम इसमें करेंगे। हम पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं रखते हैं। ये मेरा एक मिशन है जिसको मैं लेके चला हुआ था, और पहले मैं इसको चलाया, फिर 1 साल लॉकडाउन लगा। लोगों को मैंने शुरू में भी बोला था कि ये सब कुछ जो है बर्बादी के लिए कर रहा है नरेंद्र मोदी, नहीं समझ में आया उनको, तो भैया 1 साल वेट कर लिया, अब हो गया। अब आने वाले वक्त में आपके बच्चों का नंबर है। मैं एक बात अभी भी मैं बात कर रहा था परमिंदर जी से कि 1,44,00,000 करीब 1.5 करोड़ बच्चा हर साल +2 करता है। तो 2020, 21, 22, 23, 24, 2024 के चुनाव मई में हैं, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। मार्च 2024 तक आपके पास 7.5 करोड़ बच्चा ऐसा हो जाएगा जो 18+ का होगा, जिसकी वोट बनेगी, जो सारा पॉन देख के बड़ा हुआ है, जो सारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे सब कबाड़ के मतलब सीख के बड़ा, जिसने कुछ नहीं सीखा है। ऐसे 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 बच्चों को लेकर के वो सरकार बनाएगा। इन लोगों की मदद से उस वक्त वो इंटरनेट के इतने आदी हो चुके होंगे, जिनकी हर क्लिक को एनालिटिकल उस पार्ट पे जांच करके देख रहे हैं कि ये आपकी एक क्लिक हो जाती है, कहीं पे आपको याद होगा वही ऐड आनी शुरू हो जाती है। इतना एनालिसिस होता है आपके हर क्लिक का। तो यानी आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो इनका रिकॉर्ड है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, कि ये जिस तरह से देश के अंदर जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने का प्लान है, स्ट्रेटजी है, ये आप समझ जाइएगा इसको। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने बच्चों को, यूथ को बचाना चाहते हैं, अपने अपने गाँव में मीटिंग्स हम लोग अरेंज शुरू करेंगे। अब हम इस लॉकडाउन को मानना बंद कर दिया है गाँव ने, और अब हम निकलेंगे। तो 15 जुलाई के बाद या फिर अगस्त में किसी भी दिन, या अगस्त में हम डेट फिक्स कर लेंगे। और आप अपना व्हाट्सएप जो है, मेरे व्हाट्सएप पे मैं नंबर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए जिसके पास मेरा नंबर हो, 9518170000। आप लिख दीजिए कि ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने गांव का नाम, अपना नाम, और बोलिए कि इस मिशन को हमने शुरू करना है अपने गांव में। फिर जब मैं साइकिल यात्रा शुरू करूंगा तो मैं आपके गांव को इंक्लूड कर लूंगा, और फिर हम वहां पे गांव के लोगों से बात करेंगे उस पे। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग चलेंगे। बात किए बिना हम नहीं कुछ कर पाएंगे। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही व्हाट्सएप करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे मैं और कोई बातचीत इस पे नहीं करता। आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको वहाँ पे वॉइस मैसेज भेज के आपको रिप्लाई कर दूंगा। कॉल आपने नहीं करनी है, केवल व्हाट्सएप करना है, वॉइस मैसेज भेज दीजिए जो बात कहनी है, मैं भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि पूरा दिन कहीं ना कहीं बातचीत में हम लोग बिजी रहते हैं। तो परमिंदर जी, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आपको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आकर के अपने विचार इतना खुले तौर पे बताते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट देखे हैं जो करते हैं कई बार कि उनकी लाइफ बदली, लेकिन वो पब्लिक में जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और मैं, क्योंकि इसीलिए मैं कभी भी किसी पेरेंट को उसी वक्त मैं नहीं कहता कि आप अभी बताइए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के बाद शुरुआत करते हैं, जब आप वो अपने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, उसके बाद ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। ये ऐसे कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि आपने क्लिक किया और आपकी लाइफ जो है उसी टाइम बदलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।